गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की स्टार्ट करने से पहले कल का रिवीजन कर लेते हैं। हमने कल क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल डाटाबेस क्या होता है, जहाँ पे डाटा को प्रॉपरली स्टोर करने की जगह है उसे हम डाटाबेस बोलते हैं। बायोलॉजिकल डाटाबेस क्या होगा फिर? डीएनए की सीक्वेंस हो गई, आरएनए की सीक्वेंस, प्रोटीन की सीक्वेंस, डिजीज की इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं जैसे, या फिर जीनोम की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। टाइप्स ऑफ डाटाबेस पढ़े थे। टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी डाटाबेस होता है और सेकेंडरी डाटाबेस होता है। प्राइमरी वाला होता है जो ओरिजिनल या रॉ डाटा को स्टोर करता है, फॉर एग्जांपल जेन बैंक। सेकेंडरी डाटाबेस होता है जहाँ पे हम एनालाइज डाटा को स्टोर करते हैं, इसका एग्जांपल होता है प्रोटीन फैमिली डाटा। ओके, आफ्टर दैट कम्स सीक्वेंस अलाइनमेंट। सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होता है? हमारे पास डीएनए की सीक्वेंसेस हैं, मान लो दो डीएनए की सीक्वेंसेस है। हम उनको कंपेयर करेंगे और पता लगाएंगे कि दोनों सेम है कि दोनों डिफरेंट है। तो ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट। इसका मतलब होता है सीक्वेंसेस को लाइन में अरेंज करके उनको कंपेयर करना। फॉर एग्जाम्पल ATG CCT डीएनए वन की सीक्वेंस है, ATGACT डीएनए टू की सीक्वेंस। तो यहाँ पे एक लेटर चेंज हो रहा है तो मतलब म्यूटेशन के चांसेस हैं। अब बात करते हैं अलाइनमेंट इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सिमिलर जीन्स हैं वो फाइंड करने में हमें हेल्प मिलती है, म्यूटेशन को आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प मिलती है, और इससे हम एवोल्यूशन को भी स्टडी कर सकते हैं। दो टाइप के अलाइनमेंट पढ़ाए थे, पेयर वाइज अलाइनमेंट जहाँ पे हम दो सीक्वेंसेस को कंपेयर करेंगे, मल्टीपल अलाइनमेंट जहाँ पे दो से ज्यादा सीक्वेंसेस को कंपेयर करते हैं। डाटाबेस सर्चिंग क्या होता है? डाटाबेस सर्चिंग का मतलब होता है बेसिकली जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं वैसे ही बायोलॉजिकल डेटाबेस में भी हम इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। यहाँ पे हम सीक्वेंस को एंटर करते हैं, जिस एंटर करने के बाद हमें सिमिलर सीक्वेंस डाटाबेस जो है वो ढूंढ के दे देता है। फिर मैंने आपको बताया था कि ब्लास्ट क्या होता है। ब्लास्ट के फुल फॉर्म किस किस को याद है? प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो ब्लास्ट की फुल फॉर्म। बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टू। वेरी गुड, सिर्फ एक ही बच्चे को याद थी। वेरी गुड, ओके, सबको याद है मतलब ब्लास्ट की फुल फॉर्म। ये बताता है कि आपकी सीक्वेंस को डेटाबेस में सर्च करता है, और वैसे ही, वेरी गुड, वैसे ही सिमिलर सीक्वेंस आपको बताता है। चलो, सबको याद है ब्लास्ट की फुल फॉर्म, वेरी गुड। तो जो ब्लास्ट है वो क्या करता है, वो आपकी सीक्वेंस को डाटाबेस में सर्च करता है और वैसी सिमिलर सीक्वेंस आपको बताता है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी भी डीएनए की सीक्वेंस को ब्लास्ट में डाला, तो और आपको नहीं पता वो किसकी है, तो वो ब्लास्ट क्या करेगा, वो आपको बता देगा कि ये जो सीक्वेंस है ये ह्यूमन जीन की है, किसी बैक्टीरिया की है, या किसी और चीज की है। समझ के ब्लास्ट का काम होता है। ब्लास्ट एक टूल है और जेन बैंक एक डेटाबेस। ब्लास्ट में हम क्या क्या स्टेप्स होते हैं? ब्लास्ट से पहले आप डेटा एंट्री करते हो, उसके बाद आप सर्च करते हो, सेकेंड, थर्ड आप फिर कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन के बाद आपको रिजल्ट मिल जाते हैं आपकी स्क्रीन पे। बहुत इजी और सिंप्लीफाइड सा प्रोसीजर है। जेन बैंक। जेन बैंक एक बहुत ही फेमस डेटाबेस है जहाँ पे आपके डीएनए के जो सीक्वेंसेस है वो स्टोर होते हैं। यहाँ पे साइंटिस्ट ने जो भी रिसर्च की है, जो भी साइंटिस्ट को पता चला है, तो साइंटिस्ट उसे जाकर कहाँ पे सबमिट करता है? साइंटिस्ट जाकर उसको जेन बैंक में सबमिट कर देता है अपनी इंफॉर्मेशन को, ताकि जो दूसरे साइंटिस्ट हैं उन लोगों को भी वो इंफॉर्मेशन मिल सके। तो साइंटिस्ट को अपडेटेड रहने में हेल्प करता है। फिर हमने पढ़े थे विजुअलाइजेशन टूल्स क्या होते हैं। विजुअलाइजेशन टूल्स वो टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से जो स्ट्रक्चर्स हमें टेक्स्ट के फॉर्म में समझ नहीं आते, हम उनको, उनकी इमेजेस देख के उनको समझ सकते हैं। तो ये चीज हम विजुअलाइजेशन टूल्स की हेल्प से करते हैं। प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझने के लिए एक टूल बताया था मैंने आप लोगों को।
प्रोटीन का स्ट्रक्चर समझने के लिए एक टूल बताया था, उस टूल का नाम क्या है? व्हाट इज दैट टूल? ओके, वेरी गुड। और किसी को पता है? ओके, वेरी गुड। ये मैंने आपको कल का टॉपिक है जो थोड़ा सा, ये डीएनए का जो आपने डीएन बेटा इसको अलग अलग नहीं लिखते, इसको एक साथ लिखते हैं। और जो ये मैंने आपको बताया, ये जो डीएनए प्रो डीबी है, ये डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए होता है। मैंने आपसे पूछा प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए अनुष्का, जो आपने आंसर दिया वो डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए। ओके, समझ गए? ओके, तो फिर चलो आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में इसके क्या क्या एप्लीकेशन है? जेन बैंक क्लास ये सब सबको समझ में आ गया होगा। तो आज हम देखेंगे ये जो टूल है ना, ये रियल लाइफ में हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और मेडिकल रिसर्च में कैसे यूज होते हैं। ठीक है, आज के टॉपिक में हम इन सब के बारे में सीखेंगे। जब कोई पर्सन बीमार होता है तो डॉक्टर कैसे डिसाइड करता है कि उसको कौन सी मेडिसिन देनी है, या फिर उसको क्या डिजीज है, या फिर क्या जेनेटिक प्रॉब्लम है या नहीं है, क्या उसकी जो बीमारी है उसके पीछे का कोई जेनेटिक रीजन है या नहीं, फ्यूचर में रिस्क है कि नहीं, ये सब डॉक्टर डिसाइड कैसे करेगा? आज जो हम मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम यूज करते हैं उसमें, यस सुचिता आपको कोई प्रॉब्लम है? आज के मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम में डॉक्टर्स की नॉलेज इतनी इनफ नहीं है कि वो इन सब क्वेश्चंस को आंसर कर सके। तो इसकी डॉक्टर्स किस चीज की मदद लेते हैं? बायोटेक्नोलॉजी और बायो इंफॉर्मेटिक्स। अगेन जब कंप्यूटर प्लस बायोलॉजिकल डेटा यूज होता है ना डॉक्टर्स की नॉलेज के साथ, इसी कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बायो इंफॉर्मेटिक्स इन हेल्थ केयर। जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है वो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की हेल्प करता है डिजीजेस को ट्रीट करने में जल्दी और बेटर तरीके से, ताकि डिजीजेस ट्रीट हो सके। तो समझ में आया एप्लीकेशन क्यों जरूरी क्यों है, बेसिकली क्यों चाहिए होता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में? एम आई क्लियर? अभी तक जो मैंने बोला है आज के टॉपिक के बारे में सबको समझ में आया? प्लीज रिप्लाई करो जल्दी। एम आई क्लियर और नॉट? कि दोबारा से बताऊं, इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ सबको कि नहीं? नहीं समझ में आया? मैंने आपको अभी क्या बताया, दोबारा से बताऊं सबको? ओके, चलो मैं दोबारा से बोलती हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे
अब मैं ऑडिबल हूँ? आवाज लैग हो रही है। इशू हो रहा है आज मेरे इधर, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है पहले से ही। अब ऑडिबल हूँ, अब क्लियरली, या मेरी आवाज लैग हो रही है? अब इशू हो रहा है क्या? अब तो नहीं होना चाहिए, मेरे इधर तो रेंज रीड दिखा रहा है। ऑडिबल हूँ कि नहीं, यस और नो? एम आई ऑडिबल और नॉट? ओके, तो सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हम आज की क्लास में देखेंगे कि जो टूल्स है ना, जो मैंने आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स बताई हैं, तो जो हमारे हॉस्पिटल्स में हमारे डॉक्टर्स हैं और मेडिकल रिसर्चर्स हैं, वो इन टूल्स को कैसे यूज करते हैं, ठीक है? एप्लीकेशन पढ़ेंगे उसका हम। तो इसमें जैसे एक सिंपल क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर कोई इंसान जब बीमार हो जाता है, कोई पर्सन, तो डॉक्टर कैसे। सेंसिटिविटीज है कि नहीं? अब नेटवर्क आ गया है बीच में, ये थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गया, जिधर रेंज नहीं है बिल्कुल भी। आज के मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम में सिर्फ डॉक्टर्स की नॉलेज जो है वो इनफ नहीं होती है, तो डॉक्टर्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल्स की हेल्प लेते हैं। जैसे कंप्यूटर प्लस जो बायोलॉजिकल डेटा है वो भी यूज होता है डॉक्टर्स की नॉलेज के साथ साथ। इसी कॉम्बिनेशन का जो को हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स इन हेल्थ केयर। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से जो डॉक्टर्स हैं और साइंटिस्ट हैं, वो ट्रीट करते हैं डिजीजेस को फास्टर और बेटर तरीके से। आज हम चार मेजर एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। पहली मेजर एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे ड्रग डेवलपमेंट। लेट मी शेयर द स्क्रीन। आज हम पढ़ेंगे पहले ड्रग डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहला एप्लीकेशन, ड्रग डेवलपमेंट का मतलब होता है नई मेडिसिन को बनाना। पहले साइंटिस्ट ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज करते थे, जो प्रोसेस बहुत स्लो होता था। कभी कभी मेडिसिन बनाने में 10 से 15 साल भी लग जाते थे, और वो प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ता था। तो प्रॉब्लम क्या अराइज होती थी कि जो साइंटिस्ट है ना, उनको मैन्युअली टेस्ट करना पड़ता था कि कौन सा केमिकल यूजफुल है, कौन सा हार्मफुल है, या फिर कौन सी डिजीज को ट्रीट कौन सा मेडिसिन करे। ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व किसकी वजह से हुई? इधर बायो इन्फॉर्मेटिक्स का रोल आया। बायो इन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर डिजीज कॉजिंग जीन्स या प्रोटीन्स आइडेंटिफाई
सकता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के जो सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से हमें ये पता चल जाता है कि जीन या प्रोटीन आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन सा जीन या प्रोटीन डिजीज कॉज कर रहा है। फिर साइंटिस्ट जो है कंप्यूटर पे चेक कर सकते हैं कि कौन सी ड्रग मॉलिक्यूल जो है प्रोटीन के साथ रिएक्ट करेगी, और ये उससे इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास डेटा स्टोर्ड है और उस डेटा की हेल्प से जो हमारा साइंटिस्ट है वो कंप्यूटर में ही चेक कर सकते हैं कि ये प्रोटीन कैसे कौन सी ड्रग के साथ कैसे रिएक्ट करेगी, जिससे जो हमारा प्रोसेस है वो और फास्टर हो जाता है और जल्दी से हमें पता चल जाता है कि कौन सी ड्रग है। फॉर एग्जाम्पल जो कोविड-19 आया था, तो जो कोविड वायरस का जीनोम था उसको बहुत क्विकली एनालाइज किया गया। साइंटिस्ट समझ गए कि वायरस का स्ट्रक्चर क्या है बायोटेक्नोलॉजी टूल्स की हेल्प से, और उससे क्या हुआ कि हम जल्दी से जल्दी कोविड वायरस की वैक्सीन डेवलप हो गई। सबको ड्रग डेवलपमेंट समझ में आया? ड्रग डेवलपमेंट समझ में आया सबको? और देन नेक्स्ट टॉपिक के साथ प्रोसीड करो। किसी को ड्रग डेवलपमेंट में प्रॉब्लम कि कैसे बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स की मदद से हम ड्रग्स को डेवलप कर सकते हैं? आई होप बहुत इजी टॉपिक था, सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, जो कि है डिजीज डायग्नोसिस। डिजीज डायग्नोसिस का मतलब होता है डिजीज को आइडेंटिफाई करना। पहले जो डॉक्टर्स होते थे वो सिम्टम्स को देखकर डायग्नोस करते थे कि क्या बीमारी है, क्या डिजीज है। फॉर एग्जांपल सिम्टम्स कैसे हो गए, फीवर हो गया, कफ हो गया, वीकनेस हो गया, ये कॉमन सिम्टम्स होते थे जिनको देखकर जो डॉक्टर है वो एनालाइज करते थे। बट बहुत सारी डिजीजेस के जो सिम्टम्स हैं बहुत ही सेम सेम से दिखाई देते हैं। लाइक किसी को डेंगी है, किसी को वायरल कोल्ड फीवर है, उन सब में सबको फीवर, कफ, वीकनेस, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है जो हमें हर डिजीज में दिखाई देते हैं। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से हम एक्यूरेटली डायग्नोज कर सकते हैं कि क्या डिजीज हुई है उस पर्टिकुलर पर्सन को। कैसे? जैसे या तो पर्सन का डीएनए का एनालिसिस करेंगे, या फिर उसका ब्लड सैंपल लेते हैं ना। जैसे आपको फीवर हो जाता है, बहुत दिन से आप ठीक नहीं होते हो, तो आप लैब में जाके ब्लड सैंपल देते हो चेक कराने के लिए कि आपको डेंगू फीवर हुआ है, टाइफाइड हुआ है, कि चिकनगुनिया हुआ है। तो हम ब्लड सैंपल की हेल्प से भी अपने डिजीजेस को डायग्नोज कर सकते हैं, या फिर हम प्रोटीन के डेटा को भी एनालाइज कर सकते हैं अपनी डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कैंसर है, जैसे कैंसर में हमारी बॉडी के कुछ जीन्स जो हैं वो अब नॉर्मल हो जाते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक टूल्स है ना, उन एबनॉर्मल जीन्स को डिटेक्ट कर लेता है, और अर्ली जितना जल्दी बीमारी डिटेक्ट होएगी, जितना जल्दी हम कैंसर को जितनी अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करेंगे, उसे क्योर करना उतना ही इजियर है, और उतना ही बेटर ट्रीटमेंट हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, और सर्वाइवल चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जैसे कोई इन्फेक्शियस डिजीज है, कोविड टेस्टिंग भी होती थी। वायरस को आइडेंटिफाई करने में जीनोम सीक्वेंस का यूज किया गया था। जब कोविड कोविड टेस्टिंग हो रही थी तो कैसे आइडेंटिफाई किया गया था, जीनोम का जो सीक्वेंस था ना वायरस के, उसको आइडेंटिफाई किया गया था। तब पता चला था कि कोविड वायरस की वजह से ये जो कोविड-19 है वो फैल रहा है। सबको ये समझ में आया डिजीज डायग्नोसिस क्या होता है?
सिर्फ आज एक ही बच्चे को समझ में आ रही है क्या क्लास में, और किसी को समझ नहीं आ रहा मैंने जो पढ़ा है? क्या डिजीज डायग्नोसिस सबको समझ में आया? ओके, तो मुझे ये बताओ कि व्हाई अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज इज इम्पोर्टेंट। डिजीज का अर्ली डिटेक्शन इम्पोर्टेंट क्यों है? ऐसे क्यों कहते हैं कि जितनी जल्दी बीमारी पता चल जाएगी उतना अच्छा है, जल्दी सक्सेस ट्रीटमेंट के लिए? और और बताओ, एक ही आंसर मिला है मुझे अभी तक। प्रॉपर मेडिकेशन। ओके, वेरी गुड। जितना जल्दी इलाज होगा उतनी बेटर हम लोग ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, उतना ही उस पर्सन के सर्वाइवल के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि जितना जल्दी बीमारी का पता चल जाएगा उतना जल्दी उसका इलाज हो जाएगा, अच्छे से इलाज होगा और सर्वाइवल चांसेस है वो भी बढ़ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जो है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन क्या होता है? आई गेस थोड़ा थोड़ा ये सब आपको पता है क्या होता है, तो आप मुझे बताओ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन क्या होता है। काफी बार इस ये टॉपिक को हम टच कर चुके हैं, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को। तो बता चुकी हूँ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन क्या होता है आपको इतनी बार। जब हमने डीएनए के बारे में पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था उसका एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ाई थी जब उसकी प्रॉपर क्लास, तो उसमें भी आपको बताया था पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का क्या यूज होता है। किसी को भी नहीं याद है क्या? ओके, याद है, चलो आपको थोड़ा थोड़ा। अब हम बात करेंगे पर्सनल मेडिसिन की। पर्सनलाइज्ड मीन्स वो ट्रीटमेंट जो एक इंडिविजुअल पेशेंट के अकॉर्डिंग उसको दी जाती है, उसको कहते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। हर पर्सन डिफरेंट होता है, सबका बॉडी सेम मेडिसिन को सेम वे में रिएक्ट नहीं करती है। किसी को किसी टाइप ऑफ सॉल्ट से एलर्जी होती है, किसी को किसी टाइप ऑफ सॉल्ट से एलर्जी होती है, तो हर कोई हर मेडिसिन हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होती है। तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उस इंडिविजुअल के लिए पर्सनलाइज्ड मेडिसिन डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मेडिसिन है, पर्सन ए को सूट करती है, बट वही सेम मेडिसिन जो है पर्सन बी को साइड इफेक्ट्स देती है। इसका रीजन क्या होगा? टेल मी। पर्सन ए है, पर्सन ए, एक मेडिसिन है जो पर्सन ए को तो सूट कर रही है बट पर्सन बी को साइड इफेक्ट्स दे रही है। व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट? ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ भी बताओ मुझे, आपको क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन से? आप क्या आंसर लिखोगे इसका? कुछ भी लिखो, सही गलत, बट लिखो आंसर कमेंट बॉक्स में। एक पर्सन को मेडिसिन जो है पर्सन ए को सूट कर रही है बट वही मेडिसिन पर्सन बी को
सूट नहीं कर रही है, साइड इफेक्ट्स दे रही है। और बताओ। इम्यून, बेटा जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो आपकी बॉडी को क्षमता देता है लड़ने की, बचाता है आपके बॉडी को डिजीज से, इन्फेक्शन से, या कोई भी फॉरेन इन्वेडर सॉर्ट ऑफ बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी पे जब अटैक करता है, तो इम्यून सिस्टम आपको प्रोटेक्शन के तौर पे काम करता है, डिफेंस के तौर पे काम करता है आपकी बॉडी में, ठीक है। वो जो मेडिसिन साइड इफेक्ट्स दे रही है, वो इसीलिए दे रही है क्योंकि आपका जो जेनेटिक डिफरेंसेस की वजह से दे रही है, पर्सन ए और पर्सन बी का बीच में जेनेटिक डिफरेंसेस होंगे ना, जिसकी वजह से जो मेडिसिन हैं, ए को तो सूट करी बट बी को नहीं करी, तो जेनेटिक डिफरेंसेस की वजह से ये साइड इफेक्ट्स हो रहे थे, ठीक है। तो जो डॉक्टर्स हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनाने के लिए, डॉक्टर्स पेशेंट के जीन्स को एनालाइज करते हैं और बेस्ट ट्रीटमेंट चूज करते हैं उसके एनालिसिस के बेसिस पे। ओके, एम आई क्लियर? वेरी गुड, लेट्स प्रोसीड फर्दर। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉक्टर को कैंसर ट्रीटमेंट करना है, डॉक्टर को क्या करना है, कैंसर ट्रीटमेंट करना है, तो जो डॉक्टर्स हैं ट्यूमर जीन्स को स्टडी करते हैं और टारगेटेड ड्रग्स देते हैं, ठीक है। जो ट्यूमर है उसके जीन को स्टडी करेंगे और प्रॉपर उसी जीन के लिए पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को डिस्कवर करके उसी को, उसी डिफेक्टेड जो जीन है उसको टारगेट करके देंगे, जिससे आपकी पूरी बॉडी में उतने साइड इफेक्ट्स ना आए जितने पहले आते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबको एक शू का साइज सबको नहीं आएगा ना, सबके शू का साइज डिफरेंट डिफरेंट है, सिमिलर तरीके से सेम मेडिसिन सबको फिट नहीं होती। तो पर्सनलाइज मेडिसिन एक बहुत ही अमेजिंग एप्लीकेशन है हेल्थ केयर में। आफ्टर दैट कम्स जेनेटिक टेस्टिंग। क्या होती है जेनेटिक टेस्टिंग? का मतलब होता है जीन्स को टेस्ट करना। जेनेटिक टेस्टिंग नाम से समझ में आ रहा है हमको, जीन्स को टेस्ट करने को बोलते हैं जेनेटिक टेस्टिंग। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, फैमिली में कोई इनहेरिटेड डिजीज तो नहीं है, या फिर कोई फ्यूचर हेल्थ रिस्क तो नहीं है। जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि जैसे कि आपने फैमिली में इनहेरिटेड डिजीज, कलर ब्लाइंडनेस डिजीज के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, सुना होगा ना। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में सुना है आप सबने? क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस में? कलर को पहचानने में प्रॉब्लम, एग्जैक्टली। एबिलिटी, जो इंडिविजुअल होता है उसकी जो एबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है कलर्स के बीच में डिफरेंशिएट करने की। और जो मोस्ट कॉमनली जो कलर्स है वो है हमारे रेड और ग्रीन कलर के। और ये बीमारी मोस्टली मेन को अफेक्ट करती है, विमेन को नहीं करती। मोस्टली ये बीमारी आपने देखा होगा मेल्स में होती है, वुमेन में नहीं होती है। ये एक फैमिली से इनहेरिटेड प्रॉब्लम होती है जो आप अपने एंसेस्टर्स से कैरी करते हो। जैसे आपके दादा को कलर ब्लाइंडनेस हुआ, फादर को नहीं हुआ बट आपको हो गया, तो ये इनहेरिटेड डिजीज है। ये सब हमें कैसे पता चलता है? ये हम जीन्स को टेस्ट करके पता लगाते हैं कि क्या फैमिली इनहेरिटेड डिजीज है, क्या जेनेटिक डिसऑर्डर है। जैसे कि डाउन सिंड्रोम इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें 21st क्रोमोसोम पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बन जाता है।
मंगोलियन पीपल देखे, जैसे उनका राउंड राउंड फेस होता है। मंगोलियन डिसऑर्डर में भी सेम प्रॉब्लम होती है, डाउन सिंड्रोम में बच्चे मंगोलियंस जैसे दिखते हैं, वो उनका ब्रेन प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता है। तो ये भी एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जो जीन्स के म्यूटेशन की वजह से हो रही है। थैलेसीमिया इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, जिसमें जो पेरेंट्स का जेनेटिक टेस्ट करके बता सकते हैं इस डिजीज में कि ये डिसऑर्डर होने का रिस्क है चाइल्ड को कि नहीं है। और या फिर जो डॉक्टर्स होते हैं वो बेबीज का जेनेटिक डिसऑर्डर पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं बेबी के बॉर्न होने से पहले। समझ में आया जेनेटिक टेस्टिंग क्या होता है? थैलेसीमिया पता है आप लोगों को क्या होता है? मैंने डिसऑर्डर का नाम लिया ना, थैलेसीमिया क्या होता है पता है आप लोगों को? थैलेसीमिया पता है आप लोगों को क्या होता है? नहीं पता है। थैलेसीमिया एक जेनेटिक इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है जो हम चाइल्ड के बॉर्न होने से पहले पेरेंट्स के जीन्स को स्टडी करके पता लगा सकते हैं। थैलेसीमिया में क्या होता है? एक डिसऑर्डर होता है जिसमें आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन है ना, वो कम मात्रा में होता है, नॉर्मल नहीं होता है। ठीक है, कम मात्रा में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन सबको पता है क्या होता है? टेल मी व्हाट इज हीमोग्लोबिन, you have read it in your earlier classes. ब्लड का कंपोनेंट है। और कोई बताओ मुझे क्या होता है एचबी, क्या होता है हीमोग्लोबिन? और किसी को भी नहीं पता हीमोग्लोबिन क्या होता है? चलो मैं बता देती हूँ। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में मिलता है, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारे टिश्यूज तक। ठीक है, हमारी बॉडी में टिश्यूज होते हैं ना, तो जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ये ब्लड का प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारे टिश्यूज तक। ओके, हीमोग्लोबिन अब पता चल गया क्या होता है? ओके, तो जेनेटिक टेस्टिंग आई होप आप सबको जैसा आरसीबी, आरसीबी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्स, आपके टिश्यूज तक कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आई होप जेनेटिक टेस्टिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। टेल मी yes or no, genetic testing और personalized medicine, drug development, सबको सारे चारों टॉपिक्स क्लियर हो गए? अगर क्लियर हो गया तो मुझे बताओ, जो कोविड वैक्सीन थी वो किस चीज की एग्जाम्पल थी? कोविड वैक्सीन किस चीज की एग्जाम्पल थी? कोविड वैक्सीन यानी कि ड्रग डेवलपमेंट, है ना?
कैसे ड्रग डेवलपमेंट ही तो हुआ था ना, कोविड वैक्सीन में स्टडी करके डेवलप ही तो की थी एक न्यू ड्रग, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ ड्रग डेवलपमेंट। जो कैंसर का जीन टेस्ट होता है वो किस क्या करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जीन टेस्ट से क्या कर, जो कैंसर का जीन टेस्ट है वो करके हमें क्या पता चलता है, डायग्नोसिस में हेल्प करता है जो कैंसर का जीन टेस्ट है वो हमारी। सिमिलरली अगर हम कोई कस्टमाइज्ड कैंसर थेरेपी लेते हैं, वो किस चीज का एग्जांपल है, कस्टमाइज्ड कैंसर थेरेपी। कस्टमाइज्ड कैंसर थेरेपी, मैंने आगे वर्ड लगाया कस्टमाइज्ड कैंसर थेरेपी। ये जो 4 टॉपिक्स हमने पढ़े उनमें से ये किस चीज का एग्जांपल है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। और जो थैलेसीमिया स्क्रीनिंग टेस्ट हम लोग कर लेते हैं पेरेंट्स के जीन को पढ़कर, वो किस चीज का एग्जांपल है, जेनेटिक टेस्टिंग। वेरी गुड। आज का टॉपिक किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम, आज जो हमने 4 टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें, तो छोटा सा रिकैप में कर देती हूँ कि आज हमने पढ़ा है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प कैसे लेते हैं हम हेल्थ केयर, और उसकी हेल्प से हेल्थ केयर क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है, हमें जल्दी जल्दी हेल्थ केयर मिल सकता है और एक्यूरेटली ट्रीटमेंट मिल सकता है, और हमें पर्सनलाइज ट्रीटमेंट भी मिल सकता है। ये किस चीज में बेसिकली हेल्प करता है, ये हेल्प करता है हमारी मेडिसिन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, डिजीज को डायग्नोज करने में हेल्प करता है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को क्रिएट ट्रीटमेंट को देने में हेल्प करते हैं हमारी, या फिर जेनेटिक टेस्टिंग में हेल्प करते हैं। और यही 4 टाइप्स आज हमने डिटेल में पढ़े। तो फ्यूचर में हॉस्पिटल्स जो हैं, क्या लगता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स और यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, हेल्थ केयर में और डेवलप होगा या नहीं? और नो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है, क्या ये जो ब्रांच है ये हेल्थ केयर में और डेवलप होगी कि नहीं, इन टूल्स का और यूज किया जाएगा? ऑफ कोर्स किया जाएगा, क्योंकि इससे हमारा काम इजी हो रहा है, आसान हो रहा है, और एक्यूरेट मिल रहा है, और प्रिसाइज भी मिल रहा है। आई होप आज के चारों टॉपिक्स आप बहुत अच्छे से समझ गए हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? सबको समझ में आ गया? तो मैं एक छोटी सी क्विज या क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप लोग फटाफट मुझे उसके आंसर देना, ठीक है? ड्रग डेवलपमेंट का प्राइमरी गोल क्या है? ऑप्शन ए इज रिड्यूस करना हॉस्पिटल की कॉस्ट, discover and create safe and effective medications. Third is replace doctors, and fourth is improve hospital infrastructure. क्या आंसर करेक्ट है आप लोगों के अकॉर्डिंग? वेरी गुड, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। प्राइमरी गोल ड्रग डेवलपमेंट का यही है ना, ताकि हम डिस्कवर कर सकें या फिर सेफ मेडिकेशन को और इफेक्टिव मेडिकेशन को बना सकें। वेरी गुड। Next question is, which technology is commonly used in disease diagnosis? Option 1 is MRI scans, option 2 is word processors, option 3 is printers, and option 4 is calculators. कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं डिजीज डायग्नोसिस के लिए? Which technology is commonly used in disease diagnosis? Option 1 MRI scan, option 2 word processor, option 3 is printers, and option 4 is calculators. I guess इन चारों में से एक ही रेलेवेंट ऑप्शन दिखता है मुझे। वेरी गुड। फोर्थ कैसे कैलकुलेटर को, रहमत आप कैलकुलेटर से कैसे डिजीज को डायग्नोस कर सकते हो?
हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। ज्योति, वर्ड प्रोसेसर कैसे आंसर होगा इसका? वर्ड प्रोसेसर, एमआरआई, एक ही मैंने कहा ना, तीनों में से मैंने एक ही रेलेवेंट आंसर बोला, एमआरआई स्कैन, जिसके अलावा कोई ऑप्शन रेलेवेंट है ही नहीं। ये तो टेक्नोलॉजिकल टर्म्स आ गई। ठीक है ज्योति, वर्ड प्रोसेसर इज नॉट डीएनए एनालिसिस। डीएनए एनालिसिस मैंने बोला ही नहीं इसमें, एमआरआई स्कैन बोला था। जो आपकी बॉडी में पिक्चर आ जाती है ना आपकी बॉडी की, आप उस मशीन के अंदर एंटर करते हो, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स के पिक्चर क्लिक करके हमें एक्यूरेटली बता देता है बॉडी में इस एरिया में इंफेक्शन है या डिजीज होने के चांसेस। थर्ड क्वेश्चन, personalized medicine is best described as, option 1, ध्यान से सुनना, treating all patients the same way. Option 2 is using general drugs for all diseases. Option 3 is tailoring treatment based on individual characteristics. And option 4 is avoiding the use of technology. पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का मतलब यही होता है ना, ट्रीटमेंट को उस पर्सन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई या कस्टमाइज करके ट्रीटमेंट करना। वेरी गुड, सबने करेक्ट आंसर किया। जेनेटिक टेस्टिंग एनालिसिस क्या एनालाइज करता है? जेनेटिक टेस्टिंग बॉडी प्रेशर, सॉरी, ब्लड प्रेशर को एनालाइज करता है, डीएनए सीक्वेंस को एनालाइज करता है, मसल स्ट्रेंथ को एनालाइज करता है, या फिर बॉडी के टेम्परेचर को। जेनेटिक टेस्टिंग क्या एनालाइज करता है? डीएनए सीक्वेंसेस। वेरी गुड। फिफ्थ क्वेश्चन इज एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर इज ऑफन यूज्ड टू, artificial intelligence in healthcare is often used to, option 1 is replace nurses entirely, option 2 is assist in diagnosis and prediction, option 3 is eliminate hospitals, and option 4 is reduce patient numbers. इन चारों में से एआई किसके लिए यूज होता है? ऑप्शन 2, असिस्ट करता है डायग्नोसिस और प्रिडिक्शन में, ऑब्वियसली है। ज्योति, फोर्थ, पेशेंट्स कैसे रिड्यूस करोगे आप एआई की वजह से? ज्योति, आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना क्या? एआई की हेल्प से जो ये बायो इन्फॉर्मेटिक टूल्स हैं इनकी बात हो रही है बेसिकली। यहाँ पे एआई से रेफरेंस है, जो बायो इन्फॉर्मेटिक टूल्स है इसकी मदद से हेल्थ केयर में ये कैसे मदद कर रहे हैं? असिस्ट कर रहे हैं ना डायग्नोसिस में। वेरी गुड, डायग्नोसिस को असिस्ट करता है ना उस, और प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे कोई भी एक बेनिफिट बताओ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का कोई भी एक बेनिफिट मुझे बताओ। ओके, वेरी गुड, और बताओ। और कोई जवाब दो, और क्या हो सकता है? साइड इफेक्ट्स कम होंगे इज द करेक्ट आंसर। और बताओ, और किसी को कुछ पता है? पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के बारे में पूछा, उसका क्या बेनिफिट है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का? और इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं हम पेशेंट्स को पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के थ्रू। जल्दी क्योर होगा ऑब्वियसली, और एक प्रॉपर टारगेटेड थेरेपी दे सकते हैं ना, उसके डिजीज को डायग्नोज करके एग्जैक्टली पता लगा सकते हैं उसको क्या ड्रग की जरूरत है और किस चीज की नहीं है। सबने सही आंसर दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट रोल डज
data play in disease diagnosis? अभी हमने डिजीज डायग्नोसिस में जो हम डेटा एंटर करते हैं उनका उसका क्या रोल होता है? चेंजेस डिटेक्ट करना, ओके। और बताओ। जल्दी भी तो डिजीजेस डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग, है ना? अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीजेस, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुझे जेनेटिक डिसऑर्डर का एक एग्जांपल दो जो हम जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू पता लगा सकते हैं। कोई भी एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर व्हिच कैन बी डिटेक्टेड थ्रू जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग की मदद से हम कौन सी ओके, डाउन सिंड्रोम और अभी तो एक पूरी की पूरी डिजीज मैंने आपको समझाई। कलर ब्लाइंडनेस ये इनहेरिटेड डिजीज हो गई। वेरी गुड। और बताओ। और बताओ। डाउन सिंड्रोम। हीमोफीलिया, वेरी गुड। हीमोफीलिया पता है होता क्या है? हीमोफीलिया डिसऑर्डर पता है आपको क्या होता है? आपने नाम तो लिख के भेजा है मुझे। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है हीमोफीलिया। ओके, ब्लड क्लॉट्स में प्रॉब्लम। ओके, हीमोफीलिया में क्या होता है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें जो आपके ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी होती है और आपका ब्लड ना क्लॉट नहीं हो पाता है। एक जगह जैसे मुझे यहाँ चोट लग गई और मेरा खून निकलना बंद ही नहीं हो रहा, बंद ही नहीं हो रहा, बंद ही नहीं हो रहा है, तो ओके, हीमोफीलिया बोलते हैं उस बीमारी को जब मेरे हाथ से ब्लड का लॉस होना बंद ही नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में उनकी वजह से वो प्रॉपरली काम नहीं करते, वो डेफिशिएंट होते हैं मेरी बॉडी में। ठीक है, आप लोगों को पता था ये ऑलरेडी। वेरी गुड। उसके बाद पूछते हैं, एआई जो है वो स्पीड अप कैसे कर सकता है ड्रग डेवलपमेंट? How AI can speed up drug development? किसी को नहीं पता एआई ड्रग डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है? बहुत सारा डेटा होता है, उसे एनालाइज जल्दी जल्दी नहीं कर लेते हम एआई की वजह से। आरएनए
RX पेपर वाइज करके ड्रग डिस्कवरी नहीं रहा। और बहुत सारे डेटा को एनालाइज करने में हेल्प करता है फास्टर एंड इजीली। और ये क्या करता है, कौन सी ड्रग किस प्रोटीन के साथ, किस चीज के साथ कैसे रिएक्ट करेगी, ड्रग्स का इंटरेक्शन भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एआई की हेल्प से। और हमारे जो रिसर्चेस हैं वो भी स्पीड अप हो जाते हैं। यस, वेरी गुड। जो मैं आपने करेक्ट आंसर बोला कि लार्ज डेटा को जल्दी डेटा स्टोर करेगा और एनालाइज भी जल्दी करके हमें बता देगा। आई ठीक है। अब मुझे लगता है आप सबको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए, आप सबने बहुत अच्छे से आंसर किया इन सबको। अब मैं आप लोगों के साथ आपके असाइनमेंट को शेयर कर रही हूँ, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो। राइट अबाउट, सब इस असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट लेंगे और इस असाइनमेंट में आपको करना क्या है, राइट अबाउट वन हेल्थ केयर एप्लीकेशन ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इट इज अ वेरी इजी टॉपिक। आज मैंने आपको 4 एप्लीकेशन दिखाई है, तो आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? आपको अपनी असाइनमेंट में किसी भी एक हेल्थ केयर एप्लीकेशन के बारे में लिखना है। आज हमने 4 टाइप्स के पढ़ने हैं, आप उनमें से किसी भी एक टॉपिक को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके बारे में आपको एग्जाम्पल लिख दो, रियल लाइफ एग्जाम्पल लिख दो उसके बारे में, आपका असाइनमेंट पूरा हो जाएगा। आई गेस आपको असाइनमेंट लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हो जाएगा सबसे? सबने स्क्रीनशॉट ले लिया ना? तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम आज के क्लास में? तो चलो आज की क्लास को एंड करते हैं इधर। आई होप आप सबने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा। हैव ए नाइस डे। नाउ आई टेक अ लीव। बाय एवरीवन।